नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और ज्योग्राफी भूगोल के सीक्वेंस में छठी क्लास का ये चैप्टर 6 है। यहाँ पर आपको पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप देखने को मिलेंगे और इस टॉपिक का जो संबंध है वो विश्व भूगोल के साथ है। इससे पहले जो चैप्टर हुआ है, जो टॉपिक हुआ है, वो मानचित्र और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के ऊपर था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन सेक्शन में ऊपर देखने को मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं वो उन सभी चैप्टर का जो वीडियो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस चैप्टर में हमें टॉपिक देखने को मिलेगा अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या है, पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होता है और स्थल रूप एवं लोग। तो ये सारे टॉपिक हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी के स्थल रूप को समझने के लिए जो चित्र आपके सामने है इसको ध्यान से देखेंगे तो जो स्थल रूप है उनके नाम हमें पता चल जाएंगे और फिर उनका व्याख्या के साथ फिर उन सभी स्थल रूपों को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखें तो ये पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत क्या है, एक हमारा स्थल रूप है, पर्वत स्थल रूप है। पठार है तो पठार भी क्या है, एक स्थल रूप है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी भी क्या है, स्थल रूप है। घाटी का निर्माण हो रहा है तो ये भी क्या है, स्थल रूप है। और ये मैदानी भाग जो आ जाता है तो ये मैदानी भाग भी क्या है, स्थल रूप के ही स्थल रूप है ये। तो इस प्रकार देखेंगे तो पृथ्वी की जो सतह है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, वो हर तरफ एक जैसी समान नहीं है। तो पृथ्वी की सतह पर अनेकों प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि स्थल रूप बनता कैसे है। तो इसका कारण देखेंगे तो दो प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप ये स्थल रूप बनते हैं। तो स्थल रूप के निर्माण में कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं की जो लीन होती हैं। तो पहला होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो आंतरिक जो प्रक्रिया होती है उसके कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उड़ जाती है तो कहीं पर वो धंस जाती है। और बाह्य जो प्रक्रिया होती है उससे जो है स्थल के लगातार बनने एवं टूटने में ये एक बहुत बड़ा कारक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पृथ्वी की सतह है वो टूटकर घिसने लगती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिर अपर्दन बोलते हैं। और अपर्दन होने की वजह से जो पृथ्वी की सतह होती है वो नीचे की ओर आ जाती है। तो जो भाग टूटकर गिरता है वो नीचे की ओर खिसक जाता है और निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। अब ये दो प्रक्रियाएं जो है किसके द्वारा होती हैं, तो ये बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें से पहला देखते हैं हम पर्वत के बारे में। तो दो शब्द हैं, एक है पर्वत और दूसरा है पहाड़ी। तो पर्वत किसे बोलेंगे और पहाड़ी किसे बोलेंगे। तो अगर किसी पहाड़ी की ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और पहाड़ी किसे कहा जाता है, पहाड़ी वो स्थलीय भाग होता है जो आसपास की जमीन से ऊपर की ओर उठा होता है तो उसको हम पहाड़ी बोलते हैं। तो पर्वत की अगर खासियत देखेंगे तो पर्वत हमेशा शिखर से क्या होता है, जो शिखर होता है वो छोटा होता है और जो आधार होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। और कुछ पर्वत ऐसे होते हैं, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं कि जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं और जैसे ही आप ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां की जो जलवायु होती है वो उसके अंतर्गत उतनी ठंडी हो जाती है। अब कुछ पर्वत ऐसे हैं कि जहां पर बर्फ की नदियां बहती हैं। तो ऐसे पर्वत जहां पर बर्फ की नदियां बहें तो उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हिमानी। और पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पर्वत हैं कि जो समुद्र के अंदर हैं, लेकिन अंदर होने की वजह से हम उनको देख नहीं पाते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो मैदानी भाग के जलवायु की अपेक्षा में ज्यादा कठोर होती है। तो जलवायु की कठोरता होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोगों का निवास होता है बहुत कम होता है। और पर्वतीय क्षेत्र का जो धरातल होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है जिसकी वजह से वहां की जो जमीन होती है वो कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाती है, या कह लें कि कृषि योग्य भूमि की वहां पर कमी होती है। तो अधिकांशतः जो पर्वत है वो एक श्रृंखला के अंतर्गत बने होते हैं और बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो दर्शाते हैं। जैसे हिमालय हो गया तो हिमालय की क्या है, श्रृंखला है। जैसे आल्प्स पर्वत हो गए, एंडीज पर्वत हो गए। तो हिमालय की श्रृंखला कहाँ देखने को मिलती है,
तो ये मिलता है एशिया में। आल्प्स कहाँ पे देखने को मिलता है? आल्प्स पर्वत श्रेणियां कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तो ये मिलती है यूरोप में देखने को मिलती है। और एंडीज पर्वत कहाँ पे श्रृंखला देखने को मिलती है? तो ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ये जो पर्वत होते हैं, तो पर्वत की जो ऊंचाइयां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, आकार भी क्या होता है? भिन्न होता है। तो इसके आधार पर क्या है कि पर्वत का जो विभाजन किया गया है, या फिर ये कह लें कि पर्वत के जो प्रकार हम देखते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत के अगर उदाहरण देखें तो किसको हम कह सकते हैं? तो हिमालय और आल्प्स पर्वत जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनकी सतह क्या है? उखड़ खाबड़ है और शिखर इसका क्या है? शंक्वाकार है। तो भारत के भौतिक मैप पे आप अगर देखेंगे तो वहां पर हमें अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, और ये पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। लगातार अपरदन होने की वजह से यह श्रृंखला काफी घिस चुकी है। उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत, इन दोनों की आकृति जो देखने को मिलती है वो होती है गोलाकार। इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो लगातार अपरदन होने की वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है और वो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत बोला जाता है। वहां पर भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो ये जो इमेज आपके सामने ये हिमालय का है, तो ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये वलित पर्वत है, ये हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो वलित पर्वत की श्रृंखला में आता है। तो वलित पर्वत को समझने के लिए यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये हिमालय की इमेज है, वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो इस चित्र में आप जो है ये समझ सकते हैं कि भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर या तो फिर नीचे, जब पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जब टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित होता है, तो ये भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण करते हैं। अब ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? उत्खंड कहा जाता है। ऊपर जो उठा हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्खंड कहते हैं। उत्खंड कहते हैं या फिर इसको हार्स्ट भी बोलते हैं। और नीचे जो धसा हुआ भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। इसको द्रोणिका भ्रंश बोला जाता है। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? ग्राबेन। तो इसके उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, ये दोनों जो है भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा जो पर्वत, तीसरी प्रकार का जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। अब ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो इनका जो है ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती हैं उसी के अनुरूप होता है। तो जैसे देखें तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये दोनों जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अच्छा, पर्वत के होने से लाभ क्या होता है? तो पर्वत के होने से पर्वत जो है जल का संग्रह करता है। बहुत सी नदियां हैं जिनका जो स्रोत होता है वो पर्वत में जो स्थित हिमानियां होती हैं वहां से वो उद्गमित होते हैं। अब जो ये जल है, पर्वतों के जो जल होते हैं, इनका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। सिंचाई के लिए किया जाता है, पनबिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है, और जो ये नदी घाटियां होती हैं, ये वेदिकाएं होती हैं, ये कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सब प्राप्त होते हैं। अब जो सैलानी होते हैं, सैलानियों के लिए भी पर्वतीय भाग बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है, और वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया। तो ये सब कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वहां का प्रचलित खेल होता है। अब देखते हैं हम पठार के बारे में। तो पठार क्या होते हैं, ये देखने में कैसे होते हैं? तो पठार उठा हुआ भाग होता है और ऊपर से देखेंगे तो सपाट होता है, जैसे मेज होता है उसी प्रकार से होता है। ये आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है, और ऊपरी जो भाग होती है, जो सतह होता है, वो काफी सपाट होता है। तो किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे भी हो सकते हैं, और ये जो भाग होते हैं, इसका जो ढाल होता है वो एकदम खड़ा ढाल होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है?
तो पठार की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। तो पर्वतों के समान ही क्या है कि पठार में भी जो है नया और पुराना देखा जा सकता है। जैसे भारत में जो दक्कन का पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। तो पठारों के और एग्जाम्पल देखें तो जैसे केन्या है, तंजानिया है या फिर युगांडा है। इनका जो पूर्वी अफ्रीका पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसका एक उदाहरण है। अच्छा, जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो ये समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तो इन पठारों की महत्व क्या है? तो पठारों का जो महत्व होता है वो इनकी खनिजों में प्रचुरता होने की वजह से होता है, इसीलिए उपयोगी होते हैं। तो पठार बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में आपने सुना होगा छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए, है ना। ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसका सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे पाया जाता है। और इन पठारी क्षेत्रों में कई प्रकार के जलप्रपात देखने को मिल सकते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है कि जब नदी काफी ऊंचाई से जब गिरती है तो उसी को जलप्रपात कहा जाता है। जैसे भारत में जो छोटा नागपुर पठार है वहां पर स्वर्ण रेखा नदी पर जो स्थित हुंडरू जलप्रपात है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात, ये ऐसे जलप्रपातों के उदाहरण है कि जो पठारों पर देखने को मिलते हैं। अब एक पठार होता है जिसको बोलते हैं लावा पठार। तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और काली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं मैदान के बारे में। तो मैदान क्या होते हैं? मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और ये मैदानी भाग सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान भी क्या होते हैं? कहीं पे समतल होते हैं, कहीं पे उर्मिल होते हैं और कहीं पे वो तरंगित भी हो सकते हैं। तो अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। अब नदियां क्या है? वो नदियां पर्वतों से क्या होता है कि ढाल के सहारे नीचे की ओर बहती हैं और उनको जो है अपर्दित करती हुई आती है। और ये जो अपर्दित पदार्थ होते हैं वो अपने साथ आगे लेकर के आ जाती हैं। जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, और ये सब कहाँ पहुंचती? घाटी में पहुंचती है और वहां पर जाकर के निक्षेपित हो जाती है। अब इन्हीं निक्षेपण की वजह से ही क्या होता है कि मैदानों का निर्माण हो जाता है। अब नदियां जो है निक्षेप को अपने साथ बहा करके लाती हैं, तो ये जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग ये जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, कृषि के योग्य होते हैं। यहाँ पे परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसी वजह से क्या होता है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या जहां देखने को मिलती है वो भाग होता है मैदानी भाग में जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसका जो है बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अगर हम अपने भारत में देखें तो गंगा का जो मैदानी भाग है वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये क्या है? गंगा के मैदानी भाग में है। तो इसी वजह से पूरे भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या देखने को मिलती है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है जनसंख्या के मामले में। अब देखते हैं स्थल रूप एवं लोग। तो इसमें अगर देखेंगे तो स्थल रूप के अनुरूप ही क्या होता है कि मानव के जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जीवन थोड़ा सरल होता है। अच्छा, मैदानों में क्या होता है कि जो फसलें उनमें काफी विविधता देखने को मिलती है। कृषि के लिए काफी उपयोगी होता है मैदानी भाग, घर बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें मैदानी भाग में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो हमारा देश भारत से संबंधित होगा। इसमें हम भारत की जो स्थिति है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये मैप पर हम देखकर समझेंगे।
राजनीतिक और प्रशासनिक जो विभाजन है वो भी हम देखेंगे, भौतिक विभाजन है ये भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो कंटेंट हमारा रहेगा वो भारत से ही संबंधित रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।